हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस क्लासेस में सर्जन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बिहार बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं जिनको पता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। बताइए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, JBS हाल्डेन, हरगोविंद खुराना। तो आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जो है नींव ग्रेगर जॉन मेंडल ने रखा था। इसी कारण जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिका का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? पहला है सरसों का पौधा, गुलाब का पौधा, आलू का पौधा और मटर का पौधा। तो उन्होंने जो मेंडल साहब ने मटर के पौधे का उपयोग किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइजम सेटाइवम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्यों किया था? क्योंकि ये वार्षिक पौधा था। और इसमें जो है एक ही समय में हम अनेक लक्षण इसमें अनेक विपरीत लक्षण देखने को मिले थे। इसी कारण से मटर के पौधे का उपयोग किया, यानी पाइजम सेटाइवम के पौधे का उपयोग किया किसने? मेंडल साहब ने। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर तीन है। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है? मनुष्य की एक सामान्य दैहिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में गुणसूत्रों की कितने जोड़े हैं? तो हम लोगों को पता है मनुष्य के शरीर में कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा यानी 46 यानी 23 जोड़ा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा, देखो सोमैटिक सेल बोला दैहिक गुहा में। अगर इसमें जनन कोशिका बोलता तो इसमें अलग हो जाता, लेकिन इसमें पूछा है सोमैटिक सेल यानी दैहिक गुहा में कितना होता है? 23 जोड़ा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। आप लोग कमेंट में आंसर बताइए जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है? मानव शरीर में बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है? अंडाणु, शुक्राणु, अंडाशय और गर्भाशय। चलिए कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट में आंसर बताइए। तो हम लोगों को पता है बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो पुरुष पे डिपेंड करता है। इन पुरुष पे डिपेंड करता है क्यों? क्योंकि पुरुष में जो है XY नाम का क्रोमोसोम पाया जाता है पुरुष में, और महिला में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। तो XY वाला पे डिपेंड करता है यानी पुरुष पे डिपेंड करता है, और इसमें पुरुष में जो है स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर नंबर बी हो जाएगा। शुक्राणु यानी स्पर्म पे डिपेंड करता है बच्चे का लिंग निर्धारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ क्या है? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा उसको आनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। और वो क्या होगा आनुवांशिक पदार्थ? आनुवांशिक पदार्थ आपका है DNA। वो आनुवांशिक पदार्थ DNA है। इस DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी, DNA। आंसर नंबर सी, DNA। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन क्या है? जीन कहाँ स्थित होते हैं? बताइए जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में प्रेजेंट होता है। जीन कहाँ होता है? गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में होता है। और ये गुणसूत्र कहाँ होता है? ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो आपका आंसर जीन्स कहाँ स्थित होते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में। यानी कि ये देखो ये गुणसूत्र है, इसी के ऊपर जो है डॉट डॉट में आपका बहुत सारा जीन प्रेजेंट होगा, और एक जीन जो है एक लक्षण का वाहक होता है। एक क्रोमोसोम है, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर जो है जीन स्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है?
वह लक्षण जो एक जीव अपने जीवन काल में अर्जित एक्वायर्ड करता है वह क्या कहलाता है बताइए। वैसा लक्षण जो जन्म के बाद कोई जीव जो है वो ग्रहण करता है उस लक्षण को बोला जाता है उपार्जित लक्षण। क्या कहते हैं उसको? उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण किसमें है? सी नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। उपार्जित लक्षण वो होता है जो आप जो है इस ढलते हुए वातावरण में रहकर ग्रहण करते हैं। जैसे कि देखो, जो कोई बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद अगर मान लो वो लोहार का काम करना स्टार्ट करता है तो उनके बाजुआं मजबूत हो जाएगी। तो उन्होंने बाजू जो मजबूत किया है वो उपार्जित लक्षण हो गया। उन्होंने ये ग्रहण किया है आपस में बाहर, यानी कि जन्म के बाद उन्होंने ये ग्रहण किया है। जैसे कोई जन्म के बाद जो है अच्छा काम करता है वो बिलियनर बन सकता है। अच्छे काम करने से उनके पास अधिक रुपया हो सकता है। तो वो कब हुआ? उन्होंने वो एक्वायर किया है, वो लक्षण जो है उन्होंने अपने जीवन काल में अर्जित किया है। तो उसे क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण। क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षण। आंसर नंबर सी हो जाएगा, उपार्जित लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पक्षियों के पंख और मनुष्य के हाथ किस प्रकार के अंग है? बताइए, पक्षियों के पंख और मनुष्य के हाथ किस प्रकार के अंग है? चलिए कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। पक्षियों के पंख और मनुष्य के हाथ किस प्रकार का अंग है? देखो ये जो अंग होते हैं ये समजात अंग होते हैं। समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन। समजात अंग किसे कहा जाता है? ये प्रश्न उठता है, इसे बोलते हैं समजात अंग। पक्षियों के पंख और मनुष्य का हाथ जो है वो कैसा अंग है? समजात अंग। समजात अंग में देखो क्या होता है, इसका उत्पत्ति संरचना जो है एक समान होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। कार्य क्या होगा? अलग अलग। उसको क्या बोलते हैं? समजात अंग। जैसे देखो मनुष्य का हाथ का काम क्या है? किसी चीज को पकड़ना। लेकिन पक्षी का हाथ का काम क्या है? ये उड़ना। मतलब कार्य क्या है? अलग अलग है। लेकिन इनकी उत्पत्ति की अगर बात करें, उत्पत्ति एक होगा, संरचना एक होगा, इनके पूर्वज एक होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब बताइए, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर कमेंट में बताइए आप लोग, क्या होगा? देखो, ऐसे अंग जिनकी संरचना उत्पत्ति भिन्न है। देखो संरचना और उत्पत्ति भिन्न है लेकिन कार्य समान है। कार्य समान है, संरचना उत्पत्ति मतलब अलग अलग टाइप से ये उत्पन्न हुए होंगे लेकिन कार्य एक जैसा करता है, उसको बोलते हैं समवृत्त अंग, एनालॉगस ऑर्गन, या असमजात अंग या समरूप अंग बोला जाता है। ये सभी एक ही वर्ड है। समवृत्त अंग लिखा है, एनालॉगस ऑर्गन, या इसी को बोला जाता है समरूप अंग। समरूप अंग या इसी को बोला जाता है असमजात अंग। असमजात अंग। असमजात अंग। तो पता चल गया कि इसमें क्या आ जाएगा? समवृत्त अंग, एनालॉगस ऑर्गन। देखो एनालॉगस ऑर्गन क्या है? जिनकी संरचना और उत्पत्ति कैसे है? भिन्न है। मतलब इनका उत्पत्ति अलग अलग हुआ है लेकिन कार्य क्या है? समान है। जैसे कि देख लीजिए, आप एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए तितली का पंख और पक्षी का पंख, दोनों का जो है उत्पत्ति अलग अलग है। उत्पत्ति क्या है? अलग अलग है लेकिन कार्य दोनों उड़ने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए पक्षी का पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों का कार्य अलग अलग है लेकिन दोनों उड़ने का कार्य कर समान कार्य। दोनों का उत्पत्ति अलग है लेकिन कार्य समान है। इसको बोलते हैं समवृत्त अंग, समरूप अंग या असमजात अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जीवाश्म फॉसिल किसके अध्ययन में सहायक होता है? देखिए, जीवाश्म किसके अध्ययन में सहायक होता है? आप कमेंट में आंसर बता दीजिए। जीवाश्म किसके अध्ययन में सहायक होता है? देखिए, पहले जीवाश्म कहते किसे? देखो ये जीवाश्म किसको कहा जाता है? जीवाश्म हम उसे बोलते हैं जो कि हम जो पहले पूर्वज में, यानी कि पहले जो है प्राचीन काल में वो मौजूद थे लेकिन अभी वे अनुपस्थित है, यानी किसी तरीके से वो मृत हो गए हैं लेकिन उनका अवशेष बचा हुआ है। अब इसके अवशेष के रूप में उसका हड्डी हो सकता है या किसी पत्थर पे चिन्ह हो सकता है, उसको हम जीवाश्म बोलेंगे। जीवाश्म किसके अध्ययन में सहायक होता है? इनके जैव विकास के अध्ययन में सहायक होता है। किसके अध्ययन में सहायक होता है? जैव विकास के अध्ययन में। किसके अध्ययन में? जैव विकास के। मतलब इसके फॉसिल जीवाश्म के मदद से हम पता कर सकते हैं उनका जैव विकास किस प्रकार से हुआ होगा।
किस प्रकार से उनका जैव विकास हुआ होगा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए, यानी जैव विकास में ये मदद करता है। जीवाश्म का जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में मदद करता है? जैव विकास में मदद करता है। चलिए इसका आंसर अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? जैव विकास के संदर्भ में प्रकृति चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? बताइए। प्रकृति चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकृति चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकृति चुनाव का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट में बताइए आप लोग। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, प्रकृति चुनाव का सिद्धांत जो है हमारे डार्विन साहब ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। इसी के सिद्धांत को कहा जाता है डार्विनवाद। इसी के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? डार्विनवाद बोला जाता है या प्रकृति चयन का सिद्धांत बोला जाता है। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है उन्होंने, जो है 1831 से लेकर 1836 तक एक HMS बीगल नाम के जहाज पर उन्होंने यात्रा की। उन्हीं यात्रा के दौरान उन्होंने एक बुक को प्रकाशित किया जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उन्होंने बताया कि प्रकृति चयन का जो सिद्धांत है, प्रकृति चयन के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था। और वो एक वैज्ञानिक का क्या नाम था? उनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? वंशागति का आधारभूत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति का आधारभूत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चलिए कमेंट में आप लोग बताइए। वंशागति का आधारभूत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये मेंडल साहब ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल साहब। वंशागति का आधारभूत सिद्धांत यानी कि मेंडल साहब ने ही ऐसा बताया था कि जो है ये वंशागत होते हैं, वंशागति का आधारभूत सिद्धांत है। ऐसा काम सर्वप्रथम मेंडल साहब बता के गए थे। आंसर क्या जाएगा आपका? सी हो जाएगा, मेंडल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मानव में जिन का वह समूह जो किसी विशेष लक्षण के लिए जिम्मेवार होता है क्या कहलाता है? बताइए, उसे क्या बोलते हैं? मानव में जिन का वह समूह जो किसी विशेष लक्षण के लिए जिम्मेवार होता है क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। किसी जीव के जीनी संरचना को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। किसी जीव के जीनी संरचना को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर नंबर बी। किसी जीव के जीनी संरचना को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोला जाता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए जल्दी जल्दी टिक लगा लीजिए बी। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं बी होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसी जीव के दृश्य स्वरूप एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्या कहता है? मतलब कोई भी जीव है उसका दृश्य रूप क्या है? यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वैसे लक्षण को क्या बोलते हैं? वैसे लक्षण को बोला जाता है फिनोटाइप। वैसे लक्षण को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। वैसे लक्षण को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। क्या आ जाएगा आंसर? बी। फिनोटाइप क्या होता है कि किसी भी जीव का वैसा लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको बोलेंगे फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? किसी जीव के जीन संरचना क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। युग्मनज क्या है? तो निषेचन के फलस्वरूप बनने वाला जो है संरचना को युग्मनज बोला जाता है। एलील क्या है? जीन का वैकल्पिक रूप एलील बोला जाता है। आपका आंसर क्या होगा? फिनोटाइप। किसी जीव का दृश्य रूप को क्या बोला जाता है? फिनोटाइप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मनुष्य में कितने जोड़े अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम्स पाए जाते हैं? बताइए। देखो, मनुष्य में जो है टोटल जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र में 22 जोड़ा गुणसूत्र ऐसा होता है जो एक समान होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। उसको बोला जाता है ऑटोसोम। उसको बोलते हैं ऑटोसोम। और एक जोड़ा जो है 23वां जोड़ा वो भिन्न होता है, इसको लिंक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हमको पूछ रहा है अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम कितने जोड़े पाए? तो क्या होगा आंसर? आंसर नंबर डी, 22 जोड़ा पाया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 22 जोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? बताइए, सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? देखो, सेक्स क्रोमोसोम एक स्त्री में होता है XX और पुरुष में होता है
एक्स और वाई। क्या आ जाएगा आपका आंसर? एक्स 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 वाई, और सी नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों क्या है? लिंग गुणसूत्र है, जो कि 23वां जोड़ा भिन्न होता है। ये सभी 23वां जोड़ा है। चलिए आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वह कारक जो केवल विषम युग्मजीय अवस्था हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही अपना प्रभाव दर्शाता है, क्या कहलाता है? कमेंट में बताइए आप लोग। वह कारक जो केवल विषम युग्मजीय अवस्था हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही अपना प्रभाव दर्शाता है, क्या कहलाता है? देखो, उसको प्रभावी गुण बुलाता है। प्रभावी कारक उसको बोल सकते हैं, प्रभावी कारक। क्या जगह प्रभावी कारक? ये कहने का मतलब है, जैसे कि हमने देखो कैपिटल टी लंबा के लिए उपयोग करते हैं, स्मॉल टी ये बोना के लिए उपयोग करते हैं। ये क्या कहता है? हेट्रोजाइगस विषम युग्मजीय, एक में कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। इसको हम देखो, इसमें दोनों चिन्ह आ रहा है, दोनों चिन्ह आ रहा है, लेकिन ये दिखाएगा आपको लंबा ही दिखाएगा, और ये लंबा जो दिखाई दे रहा है इसको प्रभावी गुण बुलाता है। जो अपना दोनों देखो विषम युग्मजीय दोनों अवस्था है, लेकिन इसमें जो आपको गुण दिखाई दे रहा है उसको प्रभावी कारक बोलेंगे, प्रभावी गुण बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1, और जीनोटाइप अनुपात कहता है 1:2:1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3:1। एकल संकरण का फिनोटाइप रेशियो कितना होता है? 3:1। 3:1। आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। चलिए आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 का आंसर बताइए। द्विसंकरण का फिनोटाइप रेशियो बताइए। तो द्विसंकरण का फिनोटाइप के रेशियो क्या होता है? 9:3:1। ये क्या है? फिनोटाइप रेशियो। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 9:3:3:1। ये क्या है? द्विसंकरण का फिनोटाइप रेशियो है, द्विसंकरण का फिनोटाइप रेशियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मानव मादा में युग्मकों का सेट ऑफ क्रोमोसोम है, बताइए। युग्मक में कौन कौन सा क्रोमोसोम है? देखो, मानव मादा में हमें पता है 46 होता है, यानी 23 जोड़ा आता है, तो उसमें क्या आ जाएगा? 44 प्लस एक्स ये मादा में प्रेजेंट होगा, और 44 प्लस में एक्स, ये प्लस है, 44 प्लस में एक्स वाई पुरुष में होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 44 प्लस में एक्स। किस में? ये मादा में गुणसूत्रों का सेट है 44 प्लस एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता एवं जैव विकास का ये 21वां क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए। हम अभी बताए थे डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल ये गलत बात है। डी नाइट्रोजनस ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। जैव विकास को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर कौन जवाब देगा? कमेंट में आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइए जल्दी जल्दी। जैव विकास को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? देखो, जैव विकास को सबसे पहले हमारे लेमार्क साहब ने परिभाषित किया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी नंबर आंसर। इसका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। आपको सिर्फ लेमार्क याद रखना है। लेमार्क साहब ने ही जैव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत किसने दिया था, बताओ। कमेंट में बताओ तो आप लोग। यूज और डिसयूज का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि ऐसा कौन बोला था कि आप जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो विकसित हो जाएगा, और जिस अंग का उपयोग आप नहीं करते हैं वो ह्रास हो जाएगा। ऐसा जो शब्द है, ऐसा वाक्य जो है लेमार्क साहब ने बताया था। तो आंसर क्या आ जाएगा?
बी नंबर लैमार्कवाद में उन्होंने फिलोसफिक जूलॉजिक नाम का बुक लिखा, उसमें उन्होंने लैमार्क साहब ने बताया क्या उपयोग एंड अनुपयोग, अगर आप किसी भी अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो वो विकासशील होगा, ज़्यादा कठोर होगा, जिसका उपयोग नहीं करते वो ह्रास हो जाएगा। तो आंसर क्या जगह आपका बी, लैमार्क साहब ने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, डार्विन का मुख्य योगदान क्या था? डार्विन साहब का मुख्य योगदान क्या था? उपार्जित लक्षणों का वंश, गलत बात है, ऐसा तो लैमार्क ने बताया था। प्रकृति चयन द्वारा विकास, ये सही बात है। आंसर नंबर क्या आ जाएगा आपका? बी। आंसर नंबर बी, प्रकृति चयन द्वारा विकास, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कौन बताया था? डार्विन ने बताया था। डार्विन का मुख्य योगदान किस में था? प्रकृति चयन द्वारा विकास। चलिए बताइए क्या है क्वेश्चन जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? बताइए तो क्या होगा आंसर? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि से के माध्यम से बताया जाता है कि ये जीवाश्म जो है कितना पुराना है, उनके आयु का निर्धारण होता है किस विधि से? कार्बन डेटिंग विधि से, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे अंग जो संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न दर्शाते हैं, वे दर्शाते हैं। बताइए। देखो पहली बात, वे अंग जो संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, मतलब उनका उत्पत्ति और संरचना एक समान होगा, कार्य भिन्न भिन्न होगा, वे क्या दर्शाएंगे? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी, आंसर कमेंट में बताइए। वो दिखाएंगे आपको अपसारी विकास। क्या दिखाएंगे? अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि उनकी जो संरचना है और संरचना उत्पत्ति एक जगह से हुआ लेकिन कार्य जो है अलग अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों का कार्य क्या होगा? अलग अलग। जैसे कि मनुष्य का हाथ और बिल्ली का अग्रपाद, अब देखिए दोनों में रेडियस अल्ना होता है, दोनों में होगा, यानी उत्पत्ति समान है, कार्य क्या है? अलग अलग। जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं लेकिन बिल्ली का अग्रपाद से वो चलने का कार्य करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अपसारी विकास होगा। ऐसे अंग क्या दर्शाएगा? अपसारी विकास को दर्शाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है? बताइए। समजात अंग पता है? समजात अंग क्या होता है? समजात अंग में यानी कि उत्पत्ति और संरचना समान होता है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होगा। बताइए कौन होगा आंसर? बताइए क्या होगा आंसर? कि कार्य किसका अलग अलग होगा? तो कीट के पंख और पक्षी के पंख, इसका तो कार्य दोनों का उड़ने वाला काम है। मनुष्य के हाथ और घोड़े का अग्रपाद, हाँ ये मनुष्य के हाथ का उपयोग किसी चीज़ को पकड़ने में करते हैं और घोड़े का अग्रपाद का उपयोग चलने में करते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति और संरचना भी समान है और कार्य अलग अलग है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये क्या है? समजात अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। क्या लिखा था? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29। विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? बताइए तो। विकास के दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? चिंपैंजी से। हम जो कैसा दिख रहे हैं? चिंपैंजी के समान दिख रहे हैं। कैसा दिख रहे हैं? चिंपैंजी। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। चिंपैंजी से हमारी जो है समानता मिलती है, उससे अधिक हम समान हैं चिंपैंजी से। क्वेश्चन नंबर 30। मेंडल ने किस पौधे पर कार्य किया था? बताइए। मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया था। मटर का पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइजम सटाइबम। तो आपका होएगा उद्यान का मटर का पौधा, गार्डन पी पे उन्होंने कार्य किया था। गार्डन पी के बारे में उन्होंने चर्चा की थी अपने प्रयोगों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्या प्रकृति चयन का अर्थ है? बताइए प्रकृति चयन का क्या अर्थ है?
प्रकृति चयन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल बड़े जीवों का जीवित रहना, ये तो गलत बात है। केवल छोटे जीवों का जीवित रहना, ये भी गलत है। प्रकृति द्वारा सबसे उपयुक्त जीवों का चयन, ये सही बात है। इनको उन्होंने कहा प्रकृति उसको चुनेगा, तुम छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप उपयोगी होंगे तो इस पृथ्वी पे आप रह पाएंगे, प्रकृति आपको चुन लेगी। अगर आप उपयोगी नहीं होंगे, आपको पृथ्वी नहीं चुन पाएगी, आपको प्रकृति नहीं चुन पाएगी। तो प्रकृति द्वारा सबसे उपयुक्त जीवों का चयन ही क्या कहलाता है? प्रकृति चयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में जैव विकास के प्रमाण के रूप में जीवाश्म क्या दर्शाता है? जीवाश्म क्या दर्शाता है? ऑप्शन क्या है? आनुवांशिक विविधता, भौगोलिक वितरण, विलुप्त हुए जीवों के अवशेष, उपार्जित लक्षणों। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी, ये अवशेष है, विलुप्त हुए जीवों का अवशेष। आंसर क्या आ जाएगा 32 का? सी। 32 का क्या आ जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? बताइए इसका आंसर, कमेंट में बताइए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट में बताइए। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है हमारे ह्यूगो डी ब्राइस नाम के वैज्ञानिक ने, ह्यूगो डी ब्रिस नाम के वैज्ञानिक ने उन्होंने दिया था। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या आता है? तो जिनके सीक्वेंस में अचानक परिवर्तन को बोला जाता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, इसके बारे में किसने बताया था? ह्यूगो डी ब्रिस ने, ह्यूगो डी ब्रिस ने, ह्यूगो डी ब्रिस ने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 34, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। तो वैसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते रहता है उसे बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। और जो ग्रहण किए जाते हैं उसे उपार्जित लक्षण बुलाया जाता है। तो आंसर नंबर सी। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आंसर नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमो सेपियंस। और राना टिग्रिन किसका? मेढक का नाम है। पाइजम सेटापम ये है मटर के पौधे का नाम, मटर का नाम है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? किसी प्रजाति की आबादी में सभी जीनों के विभिन्न एलील का संग्रह क्या कहलाता है? बताइए आंसर, आप लोग कमेंट में बताइए आंसर। क्या कहते हैं? किसी प्रजाति की आबादी में सभी जीनों के विभिन्न एलील का संग्रह कहलाता है जीन पूल। क्या कहते हैं इसको? जीन पूल या जीन कोष भी कहा जाता है इसे, जीन कोष बोला जाता है। आंसर नंबर डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? बताइए। अवशेषी अंग जिसका उपयोग पहले के ज़माने में किया जाता था, पूर्वजों में उसका उपयोग था, लेकिन अब उनका कोई भी उपयोग नहीं है, वो कौन सा है? उसे अवशेषी अंग बोलते हैं। इनमें से अवशेषी अंग कौन है? इनमें से अपेंडिक्स है अवशेषी अंग। कौन है? अपेंडिक्स। क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अपेंडिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? आनुवांशिकी शब्द जेनेटिक्स का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आनुवांशिकी जेनेटिक्स का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए आंसर, कमेंट में आंसर बताइए। तो किसने किया था? ये सर्वप्रथम बैटसन ने किया था। डब्ल्यू बैटसन साहब ने सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। और आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये इस ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। और आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? बैटसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? वह अंग जो किसी जीव में कोई कार्य नहीं करता है लेकिन पूर्वजों में कार्यशील था कहलाता है। बताइए। तो बताए हैं क्या होगा? अवशेषी अंग। मतलब अवशेषी अंग जो है अभी कार्यशील नहीं है, लेकिन आपके पूर्वजों में वो कार्यशील था, उसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? मेंडल के मटर के पौधे में
अप्रभावी लक्षण कौन सा था? बताइए, अप्रभावी लक्षण बताना है। लंबा तना ये तो प्रभावी था, बोना तना ये अप्रभावी है, पीला बीज ये भी प्रभावी है, बैगनी फूल ये भी प्रभावी था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बोना तना। बोना तना क्या था? अप्रभावी लक्षण था। तो हमको बताना अप्रभावी लक्षण, तो बोना तना हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या बताइए। अलिंग गुणसूत्रों की ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ा होता है, पता है? 22 जोड़ा होता है, यानी कि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूछना है। तो 22 दूना 44, 44 हो जाएगा आंसर। अलिंग गुणसूत्र कितना है? 44 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर विभिन्नता वेरिएशन किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? वेरिएशन जो है लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है। वेरिएशन विभिन्नता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का विचार किसने दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का विचार किसने दिया था? बताइए इसका आंसर। आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए। तो किसने दिया था उपार्जित लक्षणों को? यानी कि किसने बताया था कि आपका जो उपार्जित लक्षण है वो वंशागत होते हैं? ऐसा जो है लैमार्क साहब ने बताया था, लेकिन उसका खंडन किसने किया था? वाइसमान ने किया था। उन्होंने 21 पीढ़ी चूहा का पूंछ काट के देखा कि सभी पीढ़ी में देखा चूहा उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने इसकी बात को खंडन किया था कि लैमार्क साहब ने जो बताया है उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, ये गलत बात है। तो ऐसा काम किसने बताया था? लैमार्क ने बताया ऐसा, लेकिन उसका खंडन किसने किया था? वाइसमान ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। जिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? जिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन ने, डब्ल्यू जॉनसन ने, यानी जॉनसन साहब ने सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रतिपादन किया था। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन ने। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी नंबर। चलिए बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना आंसर सही हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।